Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. So today we are going to cover up essay 600 which is using the work of another auditor. अब सबसे पहले essay को start करने से पहले important information आप description box check कर सकते हैं. I have mentioned the link of playlist, I have mentioned the link of notes which I am going to use in this particular video and the link of the Telegram channel where you can connect with me. Also you can connect with me on LinkedIn. I've given the link of the same as well. Okay, so let's start with the essay. First of all, we are going to cover it up in brief and then we are going to cover it up in detailed manner, and after that we are just going to quickly revise it so that we are able to remember the essay content as well. See, understanding is important, but understanding with learning is more important. So that is why we'll make sure that we are able to understand the essay and thereby we are able to learn it as well. So after doing this essay from the video, go through the notes once again and just jump onto the scanner or the questionnaire or the question bank, whatever you say you have, so that you are able to make sure that you are actually done with this essay completely. ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसे की वीडियो देखी, लगा समझ आ गई, याद हो गया, ठीक है, छोड़ दोगे तो फिर भूल जाओगे. इसीलिए दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसे को समझने के बाद क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लो, जिससे कि अगर कुछ नया आपको पॉइंट लगता है तो आप उसको मार्क कर सकते हो. ठीक है, होगा नहीं नया, बट हाँ हो सकता है ना, क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्म कर रखा है, फ्रेम कर रखा है, आंसर किस तरीके से फ्रेम करना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट होता है. बाकी डिटेल में हम इसको यहाँ पर कवर कर लेंगे, उसकी टेंशन नहीं है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द एसे. एसे इज एसे 600. क्या मतलब है? यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर. हम किसी दूसरे ऑडिटर का काम यूज़ कर रहे हैं. एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं. किसी भी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे हैं जिसका मैं ऑडिट कर रही हूँ, उस एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और भी ऐसे एंटिटीज़ हैं जिनका फाइनेंशियल डेटा कंपाइल हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है, इंक्लूड किया जा रहा है. तो इसका मतलब क्या है कि हमें किसी दूसरे ऑडिटर की ज़रूरत पड़ सकती है, उसके काम की ज़रूरत पड़ सकती है. से कौन सी एंटिटी पर लगेगा? उस एंटिटीज़ पर ये ऐसे एप्लीकेबल होगा जिन एंटिटीज़ का डेटा, जिन एंटिटीज़ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कुछ और भी एंटिटीज़ का डेटा, कुछ और भी एंटिटीज़ मतलब यहाँ पर कंपोनेंट्स का डेटा इंक्लूड किया जा रहा है. फॉर एग्जांपल कोई ब्रांच हो सकती है, कोई डिवीजन हो सकती है, कोई सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, या कोई भी ऐसी एंटिटी, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसी और की है एंड इट इज़ बीइंग क्लब्ड, कंसोलिडेटेड, इंक्लूडेड इन द एंटिटीज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, समझ आ गया. तो क्या जो जॉइंट ऑडिटर्स होते हैं, जॉइंट ऑडिटर्स के केस में भी ऐसे लग जाएगा? नो. जॉइंट ऑडिटर्स के लिए वी हैव स्पेसिफिक ऐसे. अनदर ऑडिटर, उसमें भी तो दो या दो से ज़्यादा ऑडिटर्स होते हैं, तो क्या ये उस पर एप्लीकेबल होगा? नहीं, ये जॉइंट ऑडिटर्स पर एप्लीकेबल नहीं होगा. जॉइंट ऑडिटर्स के लिए वी हैव अ स्पेसिफिक ऐसे विच इज़ ऐसे 299. ऑडिटर्स का प्रीडिसेसर ऑडिटर के साथ रिलेशनशिप होता है, जैसे कि जो सक्सेसर ऑडिटर होता है वो प्रीडिसेसर ऑडिटर के प्रोसीजर्स, वर्किंग पेपर्स, इन सबको रिक्वेस्ट करके और प्रीडिसेसर ऑडिटर से वो सारी चीज़ें, डिटेल्स मांग सकता है, उससे यूज़ कर सकता है. तो क्या ये ऐसे उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा? नहीं, उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा. हम यहाँ बात कर रहे हैं, एक एंटिटी है, उसका ऑडिटर है, ऑडिटर ने देखा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसके अंदर किसी और एंटिटी के भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्लब किया जा रहा है, इंक्लूड किया जा रहा है. यहाँ पर आपका वो कहाँ से आ गया? प्रीडिसेसर ऑडिटर. यहाँ वो थोड़ी ना आएगा. यहाँ जो मेन एप्लीकेबिलिटी है वो ही आपको समझनी पड़ेगी, तभी आपको ये बेकार से डाउट्स नहीं आएंगे कि इस पर एप्लीकेबल होगा या नहीं, इस पर एप्लीकेबल होगा या नहीं. ठीक है, तो क्या है एप्लीकेबिलिटी? एप्लीकेबिलिटी वेरी सिंपल. एंटिटी है, एंटिटी का कोई ऑडिट कर रहा है, वो जो बंदा ऑडिट कर रहा है उसने देखा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें किसी और एंटिटी, किसी और कंपोनेंट की भी डिटेल्स को इंक्लूड किया जा रहा है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड किया जा रहा है. तो अब उस कंपोनेंट का जो ऑडिटर है उसकी हेल्प ले रहे हैं, उसका काम यूज़ कर रहे हैं, उसकी बात यहाँ पर हो रही है. ओके, अनदर ऑडिटर का मतलब क्या हो गया? वो ऑडिटर जो कंपोनेंट्स का ऑडिट कर रहा है. ओके, चलो एप्लीकेबिलिटी क्लियर हो गई. टर्म समझते हैं. इस चैप्टर के अंदर दो तरीके के ऑडिटर्स आ रहे हैं. एक वो ऑडिटर जो फर्स्ट एंटिटी का ऑडिट कर रहा है और एक दूसरा ऑडिटर जो कंपोनेंट्स का ऑडिट कर रहा है. तो जो ऑडिटर एंटिटी का ऑडिट कर रहा है उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑडिटर, एंड द पर्सन हु इज डूइंग द ऑडिट ऑफ द कंपोनेंट्स हम उसको बोलेंगे अदर ऑडिटर और अनदर ऑडिटर. ठीक है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा कि प्रिंसिपल ऑडिटर को डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या
वो प्रिंसिपल ऑडिटर बनने की कैपेबिलिटीज़ रखता है, क्या ये खुद ही सारा काम हैंडल कर पाएगा एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर। जैसे कि प्रिंसिपल ऑडिटर को देखना पड़ता है कौन सी इन्फॉर्मेशन है जिसको जो क्लब किया जा रहा है वो कितनी मटेरियल है, उसके पास उतनी नॉलेज है उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के बिजनेस की जो कि जिसकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमारी एंटिटी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के साथ क्लब की जा रही है। क्या मेरे पास एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर उसके बारे में कोई भी नॉलेज है? क्या मैं रिस्क्स ऑफ मटेरियल मिसेस स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई कर पाऊंगी जो कि कंपोनेंट्स का ऑडिट कोई और ऑडिटर कर रहा है, उसके अगर कोई रिस्क्स ऑफ मटेरियल मिसेस स्टेटमेंट्स आते हैं तो क्या मैं उनके साथ अच्छे से डील कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी? मुझे क्या क्या एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे? तो मुझे ये सब चीज़ों को कंसिडर करके डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या मेरी खुद की पार्टिसिपेशन सिर्फ और सिर्फ सफिशेंट रहेगी कि मैं एक प्रिंसिपल ऑडिटर बन जाऊँ। अच्छा, मुझे एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर काफ़ी सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ सकती है, मुझे अदर ऑडिटर के साथ कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो कोऑर्डिनेशन एडजस्टमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कि काम कब तक ख़त्म होना चाहिए, किस तरीके से ख़त्म होना चाहिए, क्या क्या प्रोसीजर्स अप्लाई करने पड़ेंगे, किस दिन तक काम हो जाना चाहिए, कैसे कैसे आप कंपोनेंट्स की जो ट्रांजैक्शंस हैं जो एंटिटी के साथ ही हो रही हैं उनको किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे, किस तरीके से डिस्क्लोजर्स करे हुए हैं वो उनको कैसे चेक करना है, कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर स्पेसिफिकली कंसिडर करने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें हमें आपस में कोऑर्डिनेट करनी पड़ेगी, प्रिंसिपल ऑडिटर को और अनदर ऑडिटर को आपस में देखना पड़ेगा। और जहाँ जहाँ पर हो सकता है प्रिंसिपल ऑडिटर को लगे कि उसको अदर ऑडिटर को एडवाइस करना चाहिए, सुपरवाइज करना चाहिए, इनफैक्ट कहीं कहीं हो सकता है ना एडवाइस देनी पड़े कि मुझे इस तरीके से काम चाहिए तो आप मुझे इस तरीके से ये प्रोसीजर्स अप्लाई करके दे दो, उनके रिजल्ट्स कम्युनिकेट कर दो, मुझे एक चेकलिस्ट, मैं आपको क्वेश्चनर बना के दे रहा हूँ, इसको फिलअप करके दे दो, आई एम गिविंग यू दी चेकलिस्ट में बताओ क्या क्या आपने काम कंप्लीट कर लिया है। मेरे ऑडिट के पर्पस के लिए जो जो इंपॉर्टेंट है कि वो डिटेल्स आप मुझे ला कर दो, क्या क्या आपको सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स मिली हैं, उसके बेसिस पर आप क्या कंक्लूजन्स फॉर्म कर पा रहे हो। कुछ ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पर मुझे और भी एडिशनल टेस्ट परफॉर्म करने पड़े, हो सकता है ना सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहाँ पर दे आर रिक्वायरिंग अस टू परफॉर्म दी सप्लीमेंट टेस्ट। जब उन सर्कमस्टांसेस में डिसाइड करना पड़ेगा कि वो सर्कमस्टांसेस में अदर ऑडिटर को वो टेस्ट परफॉर्म करने चाहिए या फिर प्रिंसिपल ऑडिटर को परफॉर्म करने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस एसए के अंदर पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं इस एसए के अंदर क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी पड़ेंगी, प्रिंसिपल ऑडिटर को अदर ऑडिटर को किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, रिटन कम्युनिकेशन होना चाहिए दोनों के बीच में, दोनों को पता होना चाहिए कि किस बारे में बात हो रही है, क्या रेलेवेंस है उस इन्फॉर्मेशन का जो आपका ऑडिटर प्रिंसिपल ऑडिटर मांग रहा है अदर ऑडिटर से, जो टाइम टेबल उसने बना के दिया कि इस डेट तक मुझे ये चीज़ें करके दे देना, तो वो क्या फॉलो भी किया जा रहा है नहीं किया जा रहा, जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैं लग रही हैं वो आपकी कंप्लाई की जा रही हैं या नहीं। सो दिस इज़ ऑल प्रिंसिपल ऑडिटर हैज़ टू मेक श्योर, द अदर ऑडिटर हैज़ टू मेक श्योर। उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा, किस तरीके से रिपोर्ट किया जाएगा। जब एक प्रिंसिपल ऑडिटर है, प्रिंसिपल ऑडिटर ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट इशू करी तो उसमें अब उसने क्या किया है, उसने किसी दूसरे ऑडिटर का काम यूज़ किया है और उसके बेसिस पर ओपिनियन फॉर्म करी है और रिलाई किया है उसकी इन्फॉर्मेशन पर जो उसने प्रोवाइड की है। तो इस केस में क्या ऑडिटर प्रिंसिपल ऑडिटर हर चीज़ के लिए लाइबल हो जाएगा या उसको अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए हेडिंग्स डाल देनी चाहिए, मैटर बता देना चाहिए, पैराग्राफ बना देना चाहिए कि there was a division of responsibility, this particular thing of this so and so particular component were audited by the other auditors। हो सकता है ना एक से ज़्यादा components हैं, ब्रांचेस हैं, डिविजन्स हैं जिनका हमने दूसरे ऑडिटर की काम को यूज़ करके ऑडिट करवाया है। तो उसमें क्या हो सकता है, हमें मेंशन करना पड़ेगा ऐसी कौन सी ब्रांचेस हैं, डिविजन्स हैं जिनका ऑडिट हमने नहीं किसी और ने किया है। सो देयर वाज अ डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दीज वर्क दीज टाइप ऑफ वर्क्स एंड अगर आपका जो अदर ऑडिटर है क्या आपको उसके काम पर रिलाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सो ऑब्वियसली करना चाहिए अगर वो दूसरा ऑडिटर भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। देखो आप एक सीए दूसरे सीए के काम पर शक नहीं करेगा, हाँ, लेकिन अगर कोई और है जो इंस्टीट्यूट का मेंबर नहीं है तो उस केस में यू नीड टू कंसिडर कि वो कितना प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट है आपके काम को करने के लिए, आप उस पर रिलाई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। सो इन दैट केस यू हैव टू check the professional competence of the other auditor, but otherwise if he is a CA then you don't need to do that. Okay, so this was just a brief idea about what we are going to study in this particular essay. So let's start with this essay. The background is clear, I hope so, and let's read it from the textbook, the notes which I have given you, and quickly
understand what the line by line content of this essay says. Okay, so essay 600 is about using the work of another auditor. What is the applicability? Where is this essay applicable? When is this essay applicable? So this essay applies in a situation when the auditor, principal auditor, is reporting on the financial statements of an entity and he uses the work of another auditor who is also known as the other auditor in this particular essay with respect to the financial information of one or more components included in the financial information of the entity. The entity की financial information में components की financial information include हो रही है. That is why the principal auditor is using the work of other auditor. So in that case only this essay is applicable. This essay is not applicable in case of joint auditors. We have separate essay for this, which is essay 299, and the auditor's relationship with the predecessor auditor, this is not applicable to this as well. इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं कि प्रिंसिपल ऑडिटर कौन है, अदर ऑडिटर कौन है, कंपोनेंट्स का मतलब क्या है. तो एंटिटी तो पता है, जिसको ऑडिट करने, जो एंटिटी है जिसको ऑडिट करने आ रहा है कोई ऑडिटर, उस ऑडिटर को हम बोलेंगे द प्रिंसिपल ऑडिटर. एंड द एंटिटी whose financial statements are being audited by this auditor contains the financial information of the components as well. So in that particular case, the division, branch, subsidiary, joint venture, ठीक है, other entities, associated entities, enterprises, so all the financial information of whom we are including in the entity's financial statements are going to be audited by some other person. तो इसका auditor कौन बन जाएगा हमारे लिए? other auditor. I hope we are clear with the terms as well. Okay, next, acceptance as principal auditor. So auditor will have to consider, based upon the degree of knowledge he possesses regarding the business of components, the risks of material misstatements in the financial information of the components which are being audited by the other auditor, and based upon the performance of additional procedures, the materiality of the portion of financial information which the principal auditor audits, he has to consider whether own participation is sufficient to be able to act as the principal auditor. If he considers so, then he should be accepting this entity's audit as a principal auditor. So he has to first consider whether he will be able to act as a principal auditor of this particular entity. So for that he needs to consider these many things. He has to consider the materiality of the portion of financial information which the principal auditor audits, the degree of knowledge about the business of components, उसको कितनी knowledge है इसके दूसरे components के business के बारे में, the risks of material misstatements in the financial information of the components being audited by the other auditors, the performance of the additional procedures. So ये सब चीज़ें consider करने के बाद he will decide whether own participation is sufficient to be able to act as the principal auditor. So if he is able to give justice to this, then he should be accepting to become the principal auditor. Okay, so the principal auditor's procedures are as given below. The principal auditor will have to visit the component and examine the books of accounts. अगर उसको ज़रूरत लगती है इस चीज़ की तो वो components visit करके books of accounts को examine कर सकता है. अगर उसको लगता है कि जो other auditor है उसकी professional competence नहीं है, मतलब कब, अगर वो institute का member नहीं है तो उस केस में अगर उसको लगता है कि जो other auditor है whether he is professionally competent to do the work which he requires him to do, उस केस में he will have to consider it. If he is competent, well and good. If he is not, we'll have to see what we should do. So what we need to do as a principal auditor, we need to consider the professional competence of the other auditor. We have to perform the procedures जिससे कि क्या कर पाएँ, sufficient appropriate audit evidence obtain कर पाएँ. देखो जिस चीज़ का evidence नहीं है आप उसको proof नहीं कर पाओगे. So it is very important कि आप audit evidences obtain करो. Audit evidences के basis पर you are going to give a form a conclusion and give an opinion on that. So that is why you have to perform the procedures so that you get the sufficient and appropriate audit evidences, and you have to review. आपका जो other auditor है वो काम करने के बाद एक written summary बना के देगा. That written summary provided by the other auditor
has to be reviewed by the principal auditor, whether the checklist has been formed correctly, whether all the procedures which he required him to perform, whether he has done it or not. So that is what does the principal auditor has to do the procedures. He has to consider the significant findings of the other auditor with respect to the audit of components, so that he is able to decide what further step has to be taken by the other auditor. So this is what the principal auditor has to perform the procedures. आई होप वी आर डन टिल हियर. आई होप आपको समझ भी आ रही हैं सारी चीज़ें. ओके, अब हम इनको एक एक करके डिटेल में समझते हैं. डिटेल में समझते हैं कि इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं. हाँ, ठीक है. विजिट कंपोनेंट एंड एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इफ एसेंशियल. सो अदर ऑडिटर आपका जो अपॉइंट किया गया है फॉर द ऑडिटिंग पर्पस ऑफ द कंपोनेंट, आपको देखो कि क्या अदर ऑडिटर को अपॉइंट किया भी गया है या नहीं. अगर नहीं किया तो प्रिंसिपल ऑडिटर को ही सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे. तो इस केस में तो कोई सेकेंड क्वेश्चन आता ही नहीं दिमाग में. अगर आपका अदर ऑडिटर अपॉइंटेड ही नहीं है तो प्रिंसिपल ऑडिटर को काम करना पड़ेगा. लेकिन अगर अदर ऑडिटर अपॉइंटेड है तो प्रिंसिपल ऑफिसर को क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफिसर नहीं सॉरी ऑडिटर को नॉर्मली रिलाई करना पड़ेगा अदर ऑडिटर के काम पर. अनलेस एंड अनटिल कुछ ऐसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस दिखती हैं जहाँ पर उसको लगता है कि उसको खुद से जाकर विजिट करना ज़रूरी है और या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी देखना ज़रूरी है, उस पर्टिकुलर केस में ही जो प्रिंसिपल ऑडिटर है वो कंपोनेंट को विजिट करेगा और अगर लगता है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन भी करेगा. वैसे तो उसको रिलाई करना होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना. नॉर्मली तो रिलाई करेगा, लेकिन अगर कुछ स्पेशल कंसिडरेशंस होंगी तो ही वो एसेंशियल है प्लान करेगा फिर तो कि विजिट कर लेना चाहिए और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन कर लेना चाहिए. ठीक है यहाँ तक? Okay, so this is what is written. Visit the component and examine the books of accounts if essential. The other auditor other appointed for the component, yes or no. यहाँ पर आप एक क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं कि अदर ऑडिटर अपॉइंटेड है या नहीं. अगर नहीं है तो प्रिंसिपल ऑडिटर को खुद से ही परफॉर्म करना पड़ेगा ऑडिट प्रोसीजर्स को. लेकिन अगर वो अपॉइंटेड है तो प्रिंसिपल ऑडिटर तो नॉर्मली रिलाई करेगा उसके काम पर. लेकिन अगर कोई ऐसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ उसको ज़रूरी लग रहा है एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर कि उसको कंपोनेंट्स को विजिट कर लेना चाहिए, तो उस केस में वो विजिट करेगा और अगर उसको लगता है तो एग्जामिन करेगा. ज़रूरी नहीं है एग्जामिन करना, एंड ऑब्लिक और लिखा है, तो अगर लगता है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करेगा, अदर रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करेगा. ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट, कंसिडर द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ऑफ द अदर ऑडिटर. देखो क्या वो अदर ऑडिटर इंस्टीट्यूट का मेंबर है तो कोई भी डाउट नहीं है, बिल्कुल शक नहीं करोगे उसके ऊपर. कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को कंसिडर करने के लिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने उसको ऑलरेडी बहुत तरीके से टेस्ट करके उसको प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट है या नहीं ऐसा करार कर दिया है बाय गिविंग हिम द टैग ऑफ CA. तो इसलिए आपको अब ज़रूरी नहीं है कि देखो कि वो सही है या नहीं. ठीक है, अगर वो मेंबर नहीं है तो वो अलग बात है, फिर आपको उसकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को टेस्ट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा. ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट, परफॉर्म द प्रोसीजर्स to obtain the sufficient and appropriate audit evidences that the work of other auditor is adequate for the principal auditor's purpose. So मैं principal auditor हूँ, मुझे क्या चेक करना पड़ेगा कि जो other auditor ने काम किया है वो मेरे लिए as a principal auditor sufficient है या नहीं है. तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रिंसिपल ऑडिटर को अदर ऑडिटर को इन्फॉर्म करने पड़ेंगे वो सारे मैटर्स जहाँ पर भी कुछ स्पेशल कंसिडरेशंस की ज़रूरत है. कुछ एरियाज़ होते हैं ना ऐसे जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर आपको और थोड़ा सा चेक करने की ज़रूरत है, कुछ मुझे गड़बड़ लगने के चांसेस लग रहे हैं, या ऐसा एरिया यहाँ पर थोड़ी सी बस छोटी मोटी टेस्टिंग करके नहीं छोड़ सकते, थोड़ा डिटेल में जाना ज़रूरी है. सो ऐसे एरियाज़ अगर कोई प्रिंसिपल ऑडिटर को लगते हैं तो प्रिंसिपल ऑडिटर अदर ऑडिटर को इन्फॉर्म करेगा इन मैटर्स के बारे में और बताएगा कि जो इंटर कॉम्पोनेंट ट्रांजैक्शंस हो रही हैं दैट इज़ बिटवीन द एंटिटी एंड इट्स कॉम्पोनेंट, तो उनको किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है और कहाँ पर उनके जैसे डिस्क्लोजर्स जाने हैं तो वो उन डिस्क्लोजर्स के बारे में भी बताएगा कि कैसे कैसे प्रोसीजर्स करो जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि इंटर कॉम्पोनेंट ट्रांजैक्शन कौन से हैं, क्योंकि मुझे उसको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत होती है. ठीक है, सो प्रिंसिपल ऑडिटर ये भी बताएगा कि भाई ये टाइम टेबल है, इस दिन तक ये कर देना, मुझे जो अपना ऑडिट है वो इस दिन तक कंप्लीट करना है, तो आप इस दिन तक मुझे अपनी सारी डिटेल्स
सारी समरीज वगैरह दे देना, क्योंकि ऐसा ना हो ना अदर ऑडिटर लगा हुआ है आराम से काम करे जा रहा है बट जिस दिन तक मुझे ऑडिट कंप्लीट करना था उस दिन तक तो कोई डिटेल आई नहीं है. सो दैट इज वेट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द प्रिंसिपल ऑडिटर गिव्स द अदर ऑडिटर अ टाइम टेबल फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट सो दैट ही इज well informed in advance that this is the particular work that has to be done by this date. So the other auditor will also plan the work accordingly. So that is why the principal auditor should inform the other auditor about these things. What are the things? The areas which require the special consideration, the procedures for the identification of the intercomponent transactions that may require disclosure, and the third thing is the timetable for the completion of audit. Okay. Now the principal auditor gives advice to the other auditor relating to the significant accounting, auditing and reporting requirements कि कौन सी accounting, auditing और reporting requirements हैं जिनको उसको follow करना है, and he will obtain the representation as to compliance with them कि जो मैंने बोला था वो काम हुआ है या नहीं, वो requirements का compliance हुआ है या नहीं, इसके लिए वो representations भी obtain कर सकता है from the other auditor. Okay. रिव्यू और रिटन समरी ऑफ द अदर ऑडिटर्स प्रोसीजर्स. सो देखो प्रिंसिपल ऑडिटर जो है वो अदर ऑडिटर के साथ डिस्कस करेगा कि जो प्रोसीजर्स हैं आपने कौन से प्रोसीजर्स अप्लाई करे हैं और उन प्रोसीजर्स को जो अदर ऑडिटर ने अप्लाई किए हैं उसको रिव्यू करेगा. रिव्यू करने के लिए उसको रिटन समरी मिल जाएगी फ्रॉम दी अदर ऑडिटर. अदर ऑडिटर एक रिटन समरी के फॉर्म में दे देगा कि ये क्वेश्चनेयर है, ये चेकलिस्ट है, अब आप इसको जब कंप्लीट कर लो तो मेरे पास ले आना, जिससे कि मुझे आप भी कुछ मिस आउट नहीं करोगे और मैं भी इजीली चेक कर पाऊंगा कि मैंने ये काम बोला था आपने क्या क्या कर लिया है. अब इसमें रिटन समरी के अंदर बताया हुआ होगा कि क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं और जो भी प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हो उसमें क्या क्या आपको फाइंडिंग्स मिल रही हैं वो बताना है. तो कुछ हो सकता है अदर ऑडिटर अपनी मर्जी से भी प्रोसीजर्स परफॉर्म करे तो वो उसमें मेंशन करेगा, प्लस वो बताएगा कि उन प्रोसीजर्स को परफॉर्म करके उसको क्या क्या डिटेल्स मिली, क्या क्या फाइंडिंग्स थी फ्रॉम दोज प्रोसीजर्स. सो इस तरीके से दोनों आपस में कोऑर्डिनेट कर पाएंगे. जो प्रिंसिपल ऑडिटर है वो काम को रिव्यू कर पाएगा, देख पाएगा कि क्या क्या काम कितने स्कोप तक हो रहा है, कितने एक्सटेंट तक हो रहा है और कितना हो चुका है. ठीक है. सो द प्रिंसिपल ऑडिटर डिस्कसेस विद द अदर ऑडिटर द ऑडिटर्स प्रोसीजर्स अप्लाइड एंड द रिव्यू. यहाँ पे ऑडिट प्रोसीजर्स होना चाहिए. देयर इज अ करेक्शन ओवर हियर, इट शुड बी ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाइड और द रिव्यू or written summary which contains the procedures and the findings. The written summary is in the form of completed questionnaire or the checklist. Next, consider the significant findings of the other auditor. Now the other auditor must have performed the procedures. He must have got some findings. Out of those findings, some of them may be significant. So the principal auditor will discuss with the other auditor and the management of the components all those findings or the matters which are affecting the financial information of the components with the other auditor and the management. So the principal auditor will discuss this. Okay. Also, the principal auditor will decide whether supplemental tests are to be performed. In case if he thinks so, then depending upon the circumstances, the principal auditor will decide whether they have to be performed by the principal auditor or the other auditor. So the principal auditor will have to document also a lot of things. For example, the components which have been audited by some other auditor, he has to document this. He must have some documentation for this as well. He should have what are the documentation for the procedures performed and the conclusions reached, and he has to give the conclusions as to the immateriality of a component, if any, and the manner of dealing with the auditor's report of the component and the auditor's report of the other auditor. So he will have to document all these things along with this. Okay, so what was this point? This point was the consideration of significant findings of the other auditor. The principal auditor will discuss with the other auditor and the management of the component the findings or the other matters which are affecting the financial information of the components. Also, the principal auditor will decide whether supplemental tests are to be performed of the records or the financial statements of the components. If he thinks some of them are necessary, he will do that. He will decide who will perform these supplemental tests, either the principal auditor or the other auditor, depending upon the case to case and circumstance basis. Okay.
The principal auditor should document the following: the components which have been audited by the other auditor, the audit procedures performed and the conclusions reached. ये तो हमें पता ही है, इसका डॉक्यूमेंटेशन करना ही होता है. कंक्लूजन एज टू इमटेरियलिटी ऑफ अ कंपोनेंट. अगर कोई कंपोनेंट है जो कि इमटेरियल है, आपने इमटेरियल है ऐसा कैसे डिसाइड किया? ये जो कंक्लूजन है कि ये वाला पर्टिकुलर कंपोनेंट इमटेरियल है, कैसे पता चला? कैसे कंक्लूजन्स पर रीच कर रहे हो? आपको इस चीज़ को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा. आपको बताना पड़ेगा कि किस तरीके से आपने अदर ऑडिटर की ऑडिट रिपोर्ट के साथ डील किया है, उसको किस तरीके से इनकॉर्पोरेट किया है. ठीक है. सो फॉर ऑल दिस यू नीड टू डॉक्यूमेंट द थिंग्स. कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑडिटर्स. सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोऑर्डिनेशन नहीं होगा दोनों ऑडिटर्स के बीच में तो काम कैसे होगा? सो द प्रिंसिपल ऑडिटर एंड द अदर ऑडिटर विल हैव टू कोऑर्डिनेट well. They should have sufficient liaison. The other auditor should have sufficient liaison on the principal auditor, and the principal auditor should have sufficient liaison on the other auditor. For this, the principal auditor may issue a written communication to the other auditor. The other auditor, knowing the context in which his work is to be used by the principal auditor, should coordinate with the principal auditor. क्योंकि अदर ऑडिटर को पता होना चाहिए ना कि किस तरीके से उसका काम प्रिंसिपल ऑडिटर यूज़ करने वाला है, तो उसी तरह से उसको काम करके देना चाहिए जिस तरीके से प्रिंसिपल ऑडिटर को रिक्वायर्ड है. सो ही विल हैव टू अधेयर टू द टाइम टेबल बीइंग प्रोवाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑडिटर. ही विल हैव टू ब्रिंग टू द अटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑडिटर इफ ही फाइंड्स एनी ऑफ द फाइंडिंग्स विच आर वेरी सिग्निफिकेंट एंड दे मे हैव रेलेवेंस टू द principal auditor. So he should bring all the attention of the principal auditor to those findings. He should comply with the relevant statutory requirements. He should respond to the detailed questionnaire being prepared by the principal auditor, so that the principal auditor and the other auditor are in a position to make sure that all the procedures have been performed well. Okay, so let's read it from here. Principal auditor, sufficient liaison. Other auditor, both should have sufficient liaison on them. They should coordinate well. They should trust each other, rely on the work of each other. For this, the principal auditor may issue the written communication to the other auditor. The other auditor, knowing the context, किस context में उसका काम यूज होने वाला है, करने वाला है by the principal auditor, should coordinate with the principal auditor. He should adhere to the timetable being provided by the principal auditor. He should bring to the attention of the principal auditor any significant findings. He should comply with the relevant statutory requirements. He should respond to the detailed questionnaire. Okay. Reporting considerations and division of responsibility. So जब भी principal auditor अपना काम कर लेता है और अदर ऑडिटर अपना काम कर लेता है, तो जो प्रिंसिपल ऑडिटर है ना वो अदर ऑडिटर के काम पर रिलाई करता है. प्रिंसिपल ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में इस बारे में लिखना पड़ता है कि हमारा जो काम है देयर वाज अ डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दैट. एंड ये जो डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ये कहाँ लिखोगे अपनी ऑडिट रिपोर्ट में? तो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में अदर मैटर पैरा के अंदर एज पर SA 706 यू विल रिपोर्ट दिस कि डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज देयर. व्हेन द प्रिंसिपल ऑडिटर कंक्लूड्स कि जो अदर ऑडिटर है उसका काम यूज़ नहीं किया जा सकता, और साथ ही साथ प्रिंसिपल ऑडिटर भी कोई भी ऑडिट एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाया है फ्रॉम द ऑडिट प्रोसीजर्स ही परफॉर्म्ड, तो उस केस में प्रिंसिपल ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? वेरी इजी. प्रिंसिपल ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा, ईदर क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर एज पर दी SA 705. ठीक है. अगर प्रिंसिपल ऑडिटर जो प्रिंसिपल ऑडिटर है इस केस में बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा जिन केसेस में उसने अदर ऑडिटर पर विश्वास करके उसका काम यूज़ किया है. लेकिन अगर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पर प्रिंसिपल ऑडिटर को शक होना चाहिए था, क्लियरली विजिबल हैं चीज़ें कि गलत हो रहा है, उसने आँख बंद करके अदर ऑडिटर पर विश्वास कर लिया, उसको जहाँ डिटेल्ड चेकिंग करनी चाहिए थी, ऐसा लग रहा है देखकर साफ की करना चाहिए था, उसने नहीं किया, तो उस केस में ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम. Otherwise, principal auditor is not responsible for the work performed by the other auditor. तो जब भी प्रिंसिपल ऑडिटर अपनी ओपिनियन फॉर्म करता है तो अपने ओपिनियन को के बेस के लिए जो
फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अब इसकी एंटिटी की हैं उस पर उस जो जो एंटिटी है उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उस पर ओपिनियन फॉर्म करते टाइम, तो उस टाइम पर द प्रिंसिपल ऑडिटर विल रिलाई ऑन द रिपोर्ट्स एंड द स्टेटमेंट्स बीइंग प्रोवाइडेड बाय द अदर ऑडिटर। तो उस केस में क्या होगा, जो उसकी रिपोर्ट होगी प्रिंसिपल ऑडिटर की, उसमें क्लियरली बताना पड़ेगा डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने इन ऑडिट इन फाइनेंशियल इन कंपोनेंट्स का जो ऑडिट है किसी और ने किया है, सो एंड सो डिविजन्स ब्रांचेस सब्सिडरीज आर देयर हुज ऑडिट हैज बीन कंडक्टेड बाय सम अदर पर्सन। ठीक है, तो उसमें डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्लियरली स्टेट करनी पड़ेगी ये चीज़ कि मैंने इसका ऑडिट नहीं किया, मैंने इस बंदे पर विश्वास किया है। ओके, सो रिपोर्टिंग कंसिडरेशन एंड डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, तो व्हेन द प्रिंसिपल ऑडिटर रिलाइज ऑन द वर्क परफॉर्म्ड बाय द अदर ऑडिटर, द प्रिंसिपल ऑडिटर शुड स्टेट इन हिज रिपोर्ट अबाउट द डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द OM para, that is the other matter para, as per which SA 706. When the principal auditor concludes that the work of other auditor cannot be used and यूज़ भी नहीं कर सकते उसका काम, और साथ ही साथ मैं भी खुद प्रिंसिपल ऑडिटर ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस केस में प्रिंसिपल ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देना चाहिए एज पर SA 705। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं उसकी रिपोर्ट पर भी रिलाई नहीं कर पा रहा हूँ, और साथ ही साथ मैंने खुद भी प्रोसीजर्स अप्लाई करके देख लिए, मुझे फिर भी ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिल पा रहे हैं, तो उस केस में आई विल मॉडिफाई माई रिपोर्ट। The principal auditor would not be responsible in respect of the work entrusted to the other auditor except in the circumstances which should have aroused his suspicion about the reliability of the work performed by the other auditor। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सामने सामने दिख रही है, अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया था तो आपको क्लियरली पता चल जाता है कि ये मैटर्स ऐसे हैं जहाँ पर आपका सस्पिशन अराइज हो जाना चाहिए था, तो उस केस में यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। Okay, otherwise you are not responsible for whatever being done by the other auditor. So when the principal auditor has to base his opinion on the financial information of the entity as a whole, relying upon the statements and the reports of the other auditor, his report should clearly state the division of responsibility for the financial information of the entity by indicating the extent to which the financial information of the components audited by the other auditor have been included in the financial information of the entity. Okay, so जैसे कि नंबर ऑफ डिविजन्स कौन सी हैं जिसका ऑडिट किसी और ने किया है वो सब आप बताओगे इन द डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ। चलो अब फटाफट से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ऐसे 600 क्या है, यूजिंग दी वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। एप्लीकेबिलिटी अप्लाइज इन अ सिचुएशन जब एक ऑडिटर प्रिंसिपल ऑडिटर किसी दूसरे ऑडिटर का काम यूज़ करता है। दूसरा ऑडिटर कौन, जो हमारी एंटिटी के कंपोनेंट्स का ऑडिट कर रहा है, उसकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को जब हम एंटिटी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के साथ कंसोलिडेट करते हैं, इंक्लूड करते हैं, सो दैट बिकम्स दी अदर ऑडिटर जो उस कंपोनेंट का ऑडिट कर रहा है। ये एप्लीकेबल नहीं होता ऑन दी जॉइंट ऑडिटर्स, ना ही प्रीडेसेसर ऑडिटर्स सक्सेसर ऑडिटर के रिलेशनशिप को कहीं भी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये हमारी एप्लीकेबिलिटी हो गई। अब जो प्रिंसिपल ऑडिटर है उसको देखना पड़ेगा कि क्या उसके पास कंपोनेंट्स के बिजनेस की नॉलेज है, क्या उसको पता है कि कौन से फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के पोर्शंस ऐसे होंगे जो मटेरियल होंगे जिसका ऑडिट प्रिंसिपल ऑडिटर करने वाला है, ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जो कि जिनका ऑडिट अदर ऑडिटर करने वाला है, और उन एरियाज़ में रिस्क्स ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, मुझे एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो मुझे एज एन ऑडिटर कंसिडर करना पड़ेगा कि क्या मेरी अकेले की पार्टिसिपेशन सफिशेंट रहेगी या नहीं रहेगी to be able to act as the principal auditor or not. So these are some of the considerations which I will consider, and then I will perform the procedures. For example, I will visit the component and examine the books of accounts अगर मुझे ज़रूरत लगती है। अगर कोई अदर ऑडिटर अपॉइंटेड ही नहीं है तो मुझे एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर खुद ही कंपोनेंट्स को ऑडिट करना पड़ेगा। अगर प्रिंसिपल ऑडिटर अदर ऑडिटर अपॉइंटेड है तो उस केस में मैं नॉर्मली तो रिलाई करता हूँ उसके काम पर, लेकिन अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पर मुझे लगता है कि मुझे विजिट कर लेना चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख लेना चाहिए, तो in that particular case the principal auditor will go and check those books of accounts. Also मुझे चेक करना पड़ेगा एज अ ऑडिटर प्रिंसिपल ऑडिटर, मुझे कंसिडर करना पड़ेगा कि क्या जो
अदर ऑडिटर है वो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट है या नहीं, तो अगर वो इंस्टीट्यूट का मेंबर है तो मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ही विल बी कॉम्पिटेंट, इंस्टीट्यूट ने उसको खुद ही चेक कर दिया है. सो इन दैट पर्टिकुलर केस नो नीड टू कंसिडर दी professional competence of that particular other auditor, but if he is not a member of the institute, then I need to consider that. थर्ड वन इज यू हैव टू परफॉर्म दी प्रोसीजर्स जिससे कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिले और आप देख पाओ कि जो अदर ऑडिटर है उसका मैं काम यूज़ कर सकता हूँ मेरे पर्पस के लिए एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर, वो काम एडिक्वेट है. इसके लिए प्रिंसिपल ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, अदर ऑडिटर को मैटर्स इन्फॉर्म करने पड़ेंगे, ऐसे एरियाज जहाँ पर स्पेशल कंसिडरेशन की ज़रूरत है, ऐसे कौन से प्रोसीजर्स अप्लाई करके वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि वो मैटर्स कौन से हैं जहाँ पर इंटर कॉम्पोनेंट ट्रांजैक्शंस हो रही हैं जिनमें डिस्क्लोजर की ज़रूरत हो सकती है. टाइम टेबल बताएगा अदर ऑडिटर को कि कब तक ऑडिट को कंप्लीट करना है. प्रिंसिपल ऑडिटर अदर ऑडिटर को एडवाइस करेगा सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स पर, और साथ ही साथ रिप्रेजेंटेशन भी ऑब्टेन करेगा कि वो अदर ऑडिटर उन चीज़ों का कंप्लायंस करेगा. जो प्रिंसिपल ऑडिटर है वो जो अदर ऑडिटर ने रिटर्न समरी बनाई है उसको रिव्यू करेगा. अदर ऑडिटर ने जो प्रोसीजर्स करे हैं उसकी एक रिटर्न समरी बनाता है, उनको रिव्यू करने का काम प्रिंसिपल ऑडिटर का होता है. प्रिंसिपल ऑडिटर विल डिस्कस विद द अदर ऑडिटर कि क्या क्या प्रोसीजर्स उसने परफॉर्म किए हैं जो उसने अपनी रिटर्न समरी में मेंशन कर रखे हैं और उन पर उसको क्या क्या फाइंडिंग्स मिली, इस चीज़ को वो डिस्कस करेगा और रिव्यू करेगा. ठीक है, ये जो समरी है, रिटर्न समरी है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीटेड क्वेश्चनर और इन द फॉर्म ऑफ चेकलिस्ट. जो प्रिंसिपल ऑडिटर है वो चेक करेगा कि ऐसे कौन से सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स हैं अदर ऑडिटर्स की, उनको कंसिडर करेगा, डिस्कस करेगा विद द अदर ऑडिटर एंड द मैनेजमेंट ऑफ द कंपोनेंट. जो भी फाइंडिंग्स हैं, मैटर्स हैं जिसकी वजह से फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट्स इज बीइंग अफेक्टेड. ऑल्सो जो प्रिंसिपल ऑडिटर है वो डिसाइड करेगा कि क्या कुछ सप्लीमेंट्री टेस्ट कराने की ज़रूरत है कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनके रिकॉर्ड्स का. अगर है तो उस केस में द प्रिंसिपल ऑडिटर और द अदर ऑडिटर डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांस विल परफॉर्म द सप्लीमेंटल टेस्ट. द प्रिंसिपल ऑडिटर विल हैव टू डॉक्यूमेंट व्हाट the principal auditor will have to document the components which have been audited by the other auditor. He will have to document the audit procedures which are being performed and the conclusions which have been reached. He will have to document the conclusion as to immateriality of a component. If he considers any component to be immaterial, then that particular case, what was the basis of his conclusion, he will have to document that. He will have to document the manner of dealing with the other auditor's report. Okay, so it is very important that both of the auditors coordinate with each other. So for this, the principal auditor and the other auditor should have sufficient liaison, and for this they will issue, the principal auditor may issue a written communication to the other auditor. The other auditor, knowing the context in which his audit or his work is to be used by the principal auditor, should coordinate with the principal auditor. He should adhere with the timetable being provided by the principal auditor. He should bring to the attention of the principal auditor any significant findings. He should comply with the requirements of statutory requirements which are relevant to the entities and the components. He should respond to the detailed questionnaire being provided by the principal auditor. The principal auditor will rely on the work performed of the other auditor. If he does so, then he will state this fact in his report in other matter para as per SA 706. He will give the heading as division of responsibility, and when the principal auditor concludes that the work of other auditor cannot be used and the principal auditor is unable to collect the audit evidence from the audit procedures performed by him, in that case the principal auditor needs to modify the audit report. He has to either give the qualified or disclaimer of opinion as per the SA 705. The principal auditor would not be responsible for any work which is being entrusted by him to the other auditor, except in those circumstances which should have aroused his suspicion about the reliability of the work being performed by the other auditor. So when the principal auditor has to base his opinion on the financial information of the entity as a whole, relying upon the statements and reports of the other auditor, his report should clearly mention the division of responsibility, the entities, the number of entities, the components which have been audited by the other auditor, and the principal auditor has relied upon so and so audit. Okay, so this was a quick revision of SA 600. I hope you liked it. हमने 3 बार इसमें
डिटेल में पहले हमने ब्रीफली समझा, फिर डिटेल में समझा और हमने रिविजन भी कर लिया। फटाफट से इसको रिवाइज करो और फिर क्वेश्चन बैंक खोल लो, क्वेश्चंस करो, तब इसमें कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू आर स्टडिंग वेल and that's all for today. If you like the video, give it a big thumbs up, share it with your friends, and if you are new to this channel, subscribe to the channel if you like this video and you watched it till here. So subscribe karna to banta hai. So yeah, that's all for today guys. Thank you so much. Bye bye. I'll see you in the next video.